बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और आपको नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, जुम्मा है कल, और जुम्मा इसलिए भी अहम है कि सियासी फ़ैसलों के हवाले से जुम्मे की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और कल का जुम्मा जो है वो इमरान खान के लिए क्या लेकर आता है, हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ता है या इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ता है, ये फ़ैसला कल इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के हवाले से जो दायर रेफरेंस है उसका फ़ैसला कल 2 बजे सुनाया जाएगा। और ये फ़ैसला कितना अहम है, इसके मुस्तक़बिल की सियासत पर क्या असरात होंगे और अब तक क्या हो चुका है इस सारे रेफरेंस में, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने साथ मौजूद हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका तारुफ़ ज़रूर कराना चाहूँगी। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शाखावर साहब ना सिर्फ ये कि साबिक जज हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बल्कि उसके साथ साथ सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इलेक्शन कमीशन में जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। वेलकम शाह साहब। जी। और आपके साथ ज़रा आइनी मामलात पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम नाज़रीन को ये बता दें कि कल क्या होने जा रहा है। कल जनाब 5 रुकनी बेंच है जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फ़ैसला सुनाने जा रहा है। और ये फ़ैसला जो है ये महफूज किया गया था पहले 19 सितंबर को। और उसके बाद आपको ये बताती चलूँ कि 5 रुकनी हुक्मरान इत्तेहाद है जिनके MNAs की जानिब से 5 रुकनी MNAs ने एक रेफरेंस जो है वो भिजवाया था स्पीकर कौमी असम्बली को। इस रेफरेंस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 63 के तहत जो है वो ये रेफरेंस दायर किया गया था स्पीकर की जानिब से, और उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 62(1)F के तहत इमरान खान को नाअहल किया जाए, क्योंकि उन्होंने तोशाखाना के जो तहाइफ हैं उनको ना सिर्फ ये कि फ़रोख्त किया, बल्कि उसके साथ साथ जो आमदन उससे हासिल हुई उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। तो ये एक बुनियादी नुक्ता था जिसके ऊपर जो है वो नाअहली का मुतालबा किया गया। जो गुज़श्ता समाअत थी, आखिरी समाअत इस केस की जिसमें इस फैसले को महफूज किया गया था, उसमें इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया था, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 62(1)F के तहत नाअहली का सिर्फ अदलिया का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है। तो इसके साथ साथ इमरान खान जो है वो भी जवाब जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, और वो एतराफ़ कर चुके हैं कि मजमूई तौर पर 58 तहाइफ जो हैं वो उन्हें और उनकी अहलिया को पेश किए गए, और उनमें से 14 ऐसे तहाइफ हैं जिनके हवाले से जिनको फ़रोख्त किया गया, उनकी मालियत 30,000 से ज़ायद थी और बाकायदा तरीक़े कार के तहत फ़रोख्त किया गया। इनमें घड़ी, कलम, कफलिंग्स, अंगूठी, ब्रेसलेट और लॉकेट्स वगैरह शामिल थे। अब खान साहब का ये कहना है कि उन्होंने तरीक़ाकार को अडॉप्ट करके जो है वो बेचे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो असल मुद्दा है वो ये है कि 2018 से 2021 तक के वो तहाइफ हैं जिनकी आमदन को डिक्लेयर नहीं किया गया है। और ये वो बुनियादी नुक्ता है जो लेकर हुक्मरान इत्तेहाद के वकला जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और शाहनवाज़ रांझा की जानिब से खालिद इसहाक जो हैं वो पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन में, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से अली गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन में। और उन्होंने जितनी गुफ्तगू की, शाह साहब आप मौजूद थे वहाँ पर जी, उस वक्त। इत्तेफाक से मैं मौजूद था क्योंकि मेरा भी जो था ये प्रोहिबिटेड फंड्स का केस की एक समाअत थी, वो उसके बाद थी। बिल्कुल। तो वो क्योंकि बड़ी तफसीलन वो उस पर बहस हो रही थी कोई 2 घंटे के करीब, तो वो बिल्कुल मैंने सारा केस सुना है। तो आपको क्या लग रहा था उस वक्त वो केस सुन के कि सारी जो बहस है वो, हम जब सुन रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि जो असल मुद्दा है उससे तवज्जो हटा के सिर्फ जो दायरा इख्तियार है उसके ऊपर बात की जा रही है बैरिस्टर अली ज़फ़र की देखिए जानिब से। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, दोशाखाना का जो एक उसके अपने रूल्स हैं कि वो आप जिसको मिलता है सरबराह को या किसी भी सरकारी डिग्निटरी को, तो वो एक ख़ास रकम जमा करा के तो आप ख़रीद सकते हैं उसको। ठीक है। तो उस वक्त जो राइज जो थी वो 20% था। फिर बाद में इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट में वो रूल्स चेंज हुए तो उन्होंने फिर उसको 50%। 50% कर दिया। 50% कर दिया था। देखिए, जायज़ एक चीज़ होती है, जायज़ एक होती है नामुनासिब। तो जायज़ तो है, उन्होंने वो जो ख़रीदे, वो जो रकम थी वो दे के वो लिए सारे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसे आगे फ़रोख्त करना। नहीं, मैं ये समझता हूँ चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, चाहे आसफ अली जरदारी हैं, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी है या इमरान खान है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आपके कोई तोहफे मिले हैं आप उसको सरकारी ख़जाने में जमा करा दें। उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन गैर मुनासिब ज़रूर है।
اچھا جہاں تک ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے کے بکے اور کیوں بکے، اور یہ ایشو نہیں ہے. بیسک ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 اور 3 کا یہ ریفرنس تھا بیسیکلی، جس میں یہ ہے کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی یا چیئرمین سینٹ اس بات پہ مطمئن ہو کہ ان کے سامنے ایک ایسا سوال اٹھایا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ اہل نہیں رہا عہدہ رکھنے کے، ممبر پارلیمنٹ رہنے کے، تو جب ایسا ان کے پاس کوئی بھی مواد آتا ہے، جیسے اس صورت میں 5 MNAs تھے، انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک توجہ دلائی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی کہ یہ جو تحفے لیے گئے تھے یا ان کو جو بیچا گیا تھا، ان کا گوشوارہ جو ہے وہ جو ہر سال ایک ممبر پارلیمنٹ کو الیکشن کمیشن میں جمع کرانا پڑتا ہے ٹھیک ہے. کہ آپ کی کتنی آمدن ہوئی، کتنا آپ کا خسارہ ہوا، یا آپ کی پچھلے فائنینشیل ایئر میں کتنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی، نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں وہ کم ہوئی یا زیادہ ہوئی ہے، تو یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے 2018 کے بعد جو انہوں نے تحائف حاصل کیے اور ان کو بیچے، تو ان کی آمدن جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں. وہ غالباً 2018 سے لے کر 2021 تک. 2021 تک ہے. تو جب یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی تو پھر 2021 کے بعد جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں پھر عمران خان صاحب کی جانب سے اس گوشوارے میں اس کا ذکر کر دیا گیا. تو اب یہ ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ نان ڈسکلوجر ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ آف لا ہے، آپ نے وہ اپنا گوشوارہ جمع کرانا ہے اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں، وہ تو ایڈمیٹڈلی نہیں ہے. اس میں توجہ یہ دی گئی کہ جیسے کہ انکم ٹیکس قوانین ہیں، اس میں اگر آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا ایون انکم ٹیکس بھی اگر آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ 120 دن کے اندر اندر اگر آپ اس کو اگر اس کا تصحیح کرا لیں تو اس کا کوئی اس پہ قدغن نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر کوشچن جو ہے وہ آرٹیکل 63 کے سب آرٹیکل 2 اور 2 3 اور کا 3 ہے. کا ہے. اس میں جب اسپیکر کے پاس ایسا کوشچن آئے گا اور وہ سیٹسفائی ہوگا تو پھر وہ بھیج دے گا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کو جب ایسا ریفرنس آئے گا تو وہ 90 دن میں اس پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے. جب الیکشن کمیشن بھی یہ محسوس کرے کہ واقعی وہ کوشچن ایسا تھا کہ جس میں ایک رکن بے پارلیمنٹ ضابطگی جو ہے دیکھی گئی ہے، وہ نااہل نہیں رہا، تو وہ اپنی اوپینین، صادق اور امین نہیں رہا. نہیں صادق اور امین نہیں، یہ الگ دو معاملے ہیں وہ کیونکہ بالکل یہ آل ٹوگیدر کنفیوژن جو ہے نہیں یہ نہیں. ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں صادق اور امین کا جو کانسیپٹ ہے وہ آتا ہے آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت، جی جی. وہ آل ٹوگیدر ہو رہا ہے. اس میں ضروری ہے کہ وہ ایسا ڈکلیریشن کہ کوئی صادق اور امین نہیں رہا، وہ کسی ایک مجاز عدالت کی طرف سے ایک ڈکلیریشن آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو بات درست ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کا بھی موقف تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کورٹ آف لا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کوشچن ہے کہ کیا کوئی کوشچن جو ہے وہ 63 سب آرٹیکل 2 2 اور اینڈ 3 کا سیکٹری ہے. 2 ٹھیک تو ہے. کہتا ہے کہ جب اسپیکر کے پاس وہ ریفرنس آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ واقعی ایسا کوشچن ہے، وہ بھیج دے گا اس کو الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن پھر اس کی پوری تحقیق کرے گا. تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یس ایسی بات سامنے ان کے آئی ہے جو کہ اس صورت میں تو شاخانہ کیس ہے، تو وہ پھر یہ اوپینین دے سکتے ہیں کہ فلاں ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ نااہل ہو گیا ہے، اور ایسے ڈکلیریشن کے بعد ان کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو وہ ابہام آپ نے دور کر دیا کہ آیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کیس کے اوپر سن بھی سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، مجاز پلیٹ فارم ہے یا نہیں ہے. بالکل آف اس کا کورس ہے. جواب تو اس کا جواب آپ نے دے وہ دیا کہ وہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2(3) کے ٹھیک ہے. تحت لیکن بالکل ایک اور مجاز. کنفیوژن جو ایک اور سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور ہم اکثر بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دفاتر میں بیٹھ کر بھی، کہ آیا یہ جو کیسز ہیں عمران خان کا معاملہ ہے، آخر کیا نااہلی ہو سکتی ہے اس کیس میں؟ اگر جب سوال درست ہے اور آگے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ دینے جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اب تک کی جو سماعت آپ نے دیکھی ہے اس کے مطابق عمران خان کی نااہلی ایکسپیکٹڈ ہے، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا کر تو دیا ہوگا انہوں نے، کل تو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. جی. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اومیشن ہے، یہ ایک ڈیفالٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، جو کہ ایک ریکوائرمنٹ آف لا ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ اگر پورا نہیں ہوا ہوا اور اگر آپ نے بعد میں اس کی تصحیح کر دی ہے ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اس کی گنجائش کم ہے. تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کرے اگر وہ الیکشن کمیشن جو ہے ایسا اوپینین دیتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اہل نہیں رہے، تو اس کے نتیجے میں جو ان کی موجودہ ٹرم ہے
उस हद तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है कि देन दैट सीट शेल बिकम वेकेंट। तो जब एक सीट वेकेंट होती है उसका मतलब है कि उसी टेन्योर के लिए अच्छा, है। ये एक बड़ा अहम, जो मेरा अगला सवाल था उसका आपने आधा जी जवाब तो जी दे जी। दिया है कि जो ये नाअहली है ये कितनी मुद्दत के लिए, क्योंकि हम जब आपस में बात कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं और बड़े बड़े सीनियर हमारे लोग बैठे होते हैं, तो आज भी ये डिस्कशन हो रही थी, तो हमारे सामने ये सवाल उठा था कि आया ये जो नाअहली है ये अगर हो सकती है, अगर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मुमकिनात की जी बात जी हो रही हो है, सकती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला देता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल करार दिया गया है इसके बाद, तो वो नाअहली जो है वो कितने अरसे के लिए जी होगी? जी और जी फिर उसमें जो है वो ये भी कहा जाता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी वज़ीर आज़म थे, उनकी नाअहली हुई, फिर और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जी। नामों बिल्कुल की है, जो अभी तक बिल्कुल है। नाअहलियाँ हुई हैं, उनके हवाले दिए जाते हैं। लेकिन ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या तोशा खाना को लेकर इस तरह का कोई केस इलेक्शन कमीशन के सामने पहले आया है, और अगर आया है तो उसका कोई फैसला इस तरह का हुआ है? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम सवाल है जिसका लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आर्टिकल 62(1)(f) तो है, वो तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को डिक्लेयर किया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो जो सुप्रीम कोर्ट के अदालती नज़ायर हैं, उन्होंने फिर ये कहा है कि वो ताउम्र जो है वो नायल हो जाता है, जिसके बारे में एक कंट्रोवर्सी है। आपको पता है कि उस पर रिव्यू भी फाइल हुई है, एक पिटिशन भी है कि इसको जो है वो टाइम फ्रेम का मुकर्रर किया जाए, क्योंकि और आर्टिकल वो तो मेरे 60। ख्याल में मुद्दा भेज दिया गया है हाँ पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट जी, डिसाइड वो करे भी कि करे। कितना करना है। दूसरा ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) में कहीं पे भी अगर कोई नाअहल होता है, सादिक और अमीन डिक्लेयर होता है कि वो नहीं है, तो उस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में ये जो है ये अदालती होल्ड किया। नज़ीरों से बात होती है जब भी अब होती है इलेक्शन कमीशन में। जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, या तलाल चौधरी को सज़ा हुई थी, दानियाल अजीज दानियाल को हुई अजीज़ थी। को, और उसमें हाशमी साहब को, वो जो निहाल हाशमी साहब को हुई जी थी, बिल्कुल। उनको हुई थी तौहीन अदालत के जुर्म साबित होने पर। जी जी। वो भी आर्टिकल 63 का एक सब आर्टिकल है जो ये कहता है कि जिसको तौहीन अदालत की सज़ा हुई हुई हो और वो सज़ा पूरे हुए 5 साल न गुजरे हों, तो वो उस वक्त तक मेंबर पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं रहता। आपने देखा होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी उसका शिकार हुए, बाकी दो फिर हज़ार अगले भी इलेक्शन में वो इलेक्शन भी नहीं लड़े थे क्योंकि उनके 5 साल पूरे 5 नहीं साल हुए पूरे थे। नहीं हुए थे। तो वो 5 साल पूरे होने के बाद फिर दोबारा वो उससे नेक्स्ट इलेक्शन में वो एलिजिबल थे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पे चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) का भी चक्कर नहीं है, सज़ा का भी चक्कर नहीं है कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इवन तौहीन अदालत में सज़ा दी हो। यहाँ पे मैटर है एक क्वेश्चन जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने डिसाइड किया है कि ऐसा क्वेश्चन सामने आ रहा है कि एक मेंबर असम्बली जो है वो अहल नहीं रहा, तो वो उसको रेफरेंस भेज देता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने जब ये डिसाइड कर दिया कि यस वो क्वेश्चन जो है वो हाँ में है उसका जवाब, कि वाकई वो अहल नहीं रहे, वो जो भी ओमिशन उन्होंने कमिट किया, तो उसके नतीजे में जब वो ओपिनियन देंगे तो उनकी जो सीट है कौमी असम्बली की वो खाली हो जाएगी। जब वो सीट खाली हो जाती है तो वो ऐसा ही है कि वो किसी और वजह से भी खाली हो सकती है, किसी के रिज़ाइन देने से, किसी की दुनिया के चले जाने से, या वो अदरवाइज किसी और वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया। तो उसके बाद फिर उसका बाय इलेक्शन होता है, क्योंकि वो फिर उसका टेन्योर जो है वो जो मौजूदा असम्बली का टेन्योर है वो उससे जुड़ा हुआ है। राजा परवेज़ अशरफ वाली मिसाल हमारे सामने मौजूद है, वो 9 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें इस मामले को थोड़ा सा सियासी मंजरनामा देखें, तो आपको सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल का क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ये तो बड़ा अहम होगा। देखिए, हम तो वैसे कुछ इस पे कोई अपनी हतमी राय कायम नहीं कर सकते। देखिए, अगर नाअहली अगर का फैसला हो जाता है, हो हम जाता है उस तो फिर सिनारियो में बात कर रहे फिर हैं उस कि सिनेरियो में फिर तो क्या मुस्तकबिल फिर देख तो रहे हैं आप? मुस्तकबिल यही है कि वो जो मौजूदा टर्म है उसके लिए तो वो नायल हो जाएंगे। लेकिन उनकी पार्टी के बैनर तले जितने एमएनएज मुंतखब हो चुके हैं, उनका भी तो एक सवाल मौजूद है। नहीं, उनका कोई इशू नहीं है वो, ठीक जब है। तक कि वो डिसाइड अलग नहीं होगा, क्योंकि हर केस के अपने अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर और भी कोई इस तरह का रेफरेंस आया स्पीकर और स्पीकर ने मुनासिब समझा कि उसमें वाकई ऐसी बात नज़र आ रही है, तो वो रेफरेंस भेज सकते हैं लेकिन इलेक्शन पार्टी कमीशन को। सरबराह की नाअहली से बाकी पार्टी के ऊपर कोई नहीं, फर्क उसमें नहीं कोई पड़ेगा। कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ, ये फ़र्क तब पड़ता कि वो वज़ीर आज़म होते। अगर वज़ीर आज़म होते और ऐसा रेफरेंस आता और उसमें वो हिट हो जाते, तो जब वो ख़ुद कौमी असम्बली के मेंबर नहीं, फिर तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौमी असम्बली का मेंबर है, और वो कौमी असम्बली का मेंबर नहीं रहेगा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, अभी इस सिनारियो में अगर हम बात करें, तो अभी अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाता है, उनकी नाअहली हो जाती है, तो फिर क्या आप क्या देख रहे हैं कि जो
ٹرم ایک ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ٹرم ہے جو ابھی 1 سال رہ گیا ہے، یہ 6 مہینے الیکشن میں جی رہتے ہیں، بالکل، یہی ٹرم ہے بالکل یہ یا ٹرم، نیکسٹ ٹرم پہ اس کے اثرات یا ہوں گے؟ فرض کریں کہ اس میں جلد الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، فروری میں ہو جاتے ہیں، مارچ میں ہو جاتے ہیں، یا وہ اس وقت تک جو ہے وہ نااہل رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن، اس میں وہ اہل ہوں گے اگر یہ ایسی صورتحال کا مطلب سامنا یہ کوئی کرنا اتنا لمبا افیکٹ نہیں ہے، اتنا لیکن لمبا آف نہیں، کورس ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر لیکن ایک یہ ہے کہ دھبا ایک لگ بہت جائے بڑا گا۔ ایک دبا لگ جائے گا، وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ نقصان تو لازمی ہوگا۔ سیاسی طور پر نقصان ہوگا، سیاسی طور پہ تحریک انصاف کو بھی اس کا نقصان ہوگا، لیکن کل جو ہے وہ ایک جو شہر ہے، شہر اقتدار ہے، اس کا منظرنامہ ہم بڑا بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو کنٹینرز ہیں وہ شہر بھر میں لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا ہے اور ضلع انتظامیہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کریں، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے وزارت داخلہ سے جو ہے وہ سیکیورٹی طلب کی گئی ہے، پولیس کی، رینجرز کی، اور یہ کہا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی جو آمد ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے امکانات موجود ہیں، اس کے خدشات موجود ہیں، تو اس لیے جو خاطر خاص سیکیورٹی ہے اس کے انتظامات کیے جائیں۔ تو دوسری جانب عمران خان لاہور جا رہے تھے، عمران خان نے اپنے لاہور کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ کل کیا سچویشن بنتی ہے اس کے مطابق ظاہر ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں گے۔ کل ایک طرف پی ڈی ایم نے اپنی بیٹھک رکھ لی ہے تو دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہم اجلاس بھی ہوگا، تو یہ سارا جو ہم کل 2 بجے تک جو ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس یہ دیکھتے رہیں گے کہ کیا کیا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جی جب بھی ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مزید اپڈیٹ بھی آپ کو اس حوالے سے کرتی رہوں گی۔ آپ نیئر علی آفیشیل ضرور دیکھتے رہیے گا۔